विज्ञान विषय के साथ सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग बीए तृतीय वर्ष में राजनीति विज्ञान विषय से संबंधित तृतीय प्रश्न पत्र में इसके पहले राष्ट्रसंघ पढ़े थे, फिर राष्ट्रसंघ के कार्य अंग के संबंध में जानकारी प्राप्त किया गया था। इसी क्रम में आज हम लोग बीए तृतीय वर्ष में राजनीति विज्ञान विषय से संबंधित तृतीय प्रश्न पत्र में जो चैप्टर है वह है शीत युद्ध की उत्पत्ति। इसके संबंध में आज जानकारी प्राप्त करना है। शीत युद्ध की उत्पत्ति के अंतर्गत जो टॉपिक है वह है शीत युद्ध। तो शीत युद्ध के संबंध में आगे हम लोग क्या क्या देखना है। शीत युद्ध के संबंध में जो चैप्टर है आज का, उसका उद्देश्य है पहला, शीत युद्ध का अर्थ एवं परिभाषा को देखना है। दूसरा, शीत युद्ध के प्रमुख कारण क्या थे, अर्थात शीत युद्ध क्यों प्रारंभ हुआ था, इसके संबंध में जानकारी हमें प्राप्त करनी है। देखिए, शीत युद्ध का सबसे पहले हम लोग अर्थ देखेंगे कि वास्तव में शीत युद्ध क्या होता है। प्रथम विश्व युद्ध से पहले, प्रथम विश्व युद्ध से पहले अमेरिका और रूस, दोनों के बीच जो संबंध थे उन दोनों के संबंधों में मधुरता थी। सोवियत संघ और अमेरिका दोनों एक दूसरे के बिल्कुल मित्र हुआ करते थे। दोनों के जो संबंध थे वह मित्रवत थे। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध से बाद जब द्वितीय विश्व युद्ध होता है तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से संपूर्ण विश्व में दो महाशक्तियां उभर करके सामने आती हैं, एक अमेरिका और दूसरा रूस। इन दोनों देशों में आपसी मतभेद उत्पन्न हो जाता है अचानक, और जो आगे चल करके शीत युद्ध के रूप में जाना जाता है। तो अगर बात किया जाए कि शीत युद्ध क्या था, तो हम कह सकते हैं शीत युद्ध दो महाशक्तियों के बीच मतभेद था, दो शक्तियों के बीच आपस में मनमुटाव था। तो इस तरह से यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है, शीत युद्ध मुख्यतः किन देशों के बीच था, तो दो महाशक्तियों के बीच, एक अमेरिका और दूसरा रूस के बीच यह शीत युद्ध चला था। इसके बाद से हम इसकी परिभाषा को देखेंगे और अर्थ को। देखिए, शीत युद्ध का मतलब होता है जब दो देश या दो गुट एक दूसरे पर प्रत्यक्ष रूप से आक्रमण नहीं करते। ध्यान दीजिएगा, यहाँ प्रत्यक्ष शब्द लगा हुआ है। इसका मतलब यह हुआ, जिस तरह से युद्ध में आमने सामने सेना होती है और युद्ध चलता है, यहाँ इस तरह का कोई युद्ध नहीं होता है। यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से कोई आक्रमण नहीं होता है, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे को राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक रूप से नीचा दिखाने का प्रयत्न करते हैं। जैसे आप लोग अपने समाज में भी इस तरह की गतिविधि को देखते हैं। व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के
विकास को देख करके, दूसरे व्यक्ति के अच्छा रहन सहन खान पान को देख करके मन में ज्वेलसी की भावना, ईर्ष्या की भावना रखता है और वह उसको प्रत्यक्ष रूप से कुछ नहीं करता है, लेकिन वह समाज में अनेक प्रकार से उसको नीचा दिखाने का प्रयास करता है, किसी दूसरे व्यक्ति के माध्यम से, किसी तीसरे व्यक्ति के माध्यम से या फिर आलोचना के माध्यम से। तो इस तरह से जब दो व्यक्ति, दो देश, दो गुट आपस में इस तरह की भावना रखते हों तो उसको ही हम शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। शीत युद्ध के लिए रण क्षेत्र के स्थान पर ध्यान दीजिए, अभी मैंने बताया है कि जिस तरह से जो युद्ध अस्त्र शस्त्र का होता है उसमें दोनों पक्ष की सेनाएं आमने सामने होती हैं, रण क्षेत्र में वह युद्ध लड़ा जाता है। लेकिन यह शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध है जिसमें रण क्षेत्र की आवश्यकता नहीं होती है और यह सिर्फ और सिर्फ मानव मस्तिष्क से लड़ा जाने वाला युद्ध होता है। इसमें सिर्फ मानव मस्तिष्क का प्रयोग किया जाता है दूसरे के विरुद्ध। शीत युद्ध में अगला जो टॉपिक है, शीत युद्ध में वैचारिक घृणा, अर्थात एक व्यक्ति के एक देश से दूसरे देश के प्रति वैचारिक मतभेद उत्पन्न होता है। दूसरा है राजनीतिक अविश्वास उत्पन्न होता है। कूटनीति, एक देश दूसरे देश के विरुद्ध कूटनीति को अपनाते हैं, अर्थात एक देश दूसरे देश के द्वारा किए गए नुकसान को प्रत्यक्ष रूप से देख नहीं पाते हैं, परंतु होता यह कि उनको किसी न किसी रूप में हमेशा नुकसान पहुंचाने की दृष्टिकोण से उनकी भावना बनी रहती है। इसके बाद से जोड़ तोड़, सैनिक प्रतिस्पर्धा, एक देश दूसरे देश में सैनिक प्रतिस्पर्धा हमेशा लगी होती है कि हम अपने सैनिक वृद्धि को जो है कि करते रहें और उसको हमेशा नीचा दिखाते रहें। फिर दिया हुआ है जासूसी, अर्थात एक देश दूसरे देश की प्रत्येक गतिविधि को हमेशा ध्यान में रखता है, किसी न किसी रूप में जासूसी करता है। उसके बाद शत्रुतापूर्ण संबंध, अर्थात दो देशों के बीच का जो संबंध होता है वह मधुर नहीं होता है, कटुतापूर्ण होता है, ईर्ष्यापूर्ण होता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध होता है जो मानव मस्तिष्क के द्वारा लड़ा जाने वाला युद्ध होता है। इसमें वैचारिक घृणा, राजनीतिक अविश्वास, कूटनीति, जोड़ तोड़, सैनिक प्रतिस्पर्धा, जासूसी और कटुतापूर्ण संबंध पाए जाते हैं। तो यहाँ से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि वास्तव में शीत युद्ध क्या होता है। अगर शीत युद्ध शब्द आपके सामने आता है तो आपके मस्तिष्क पर यह बात बिल्कुल आ जानी चाहिए कि शीत युद्ध वास्तव में किसी रण क्षेत्र में नहीं लड़ा जाता है बल्कि मानव मस्तिष्क का प्रयोग किया जाता है। शीत युद्ध दो महाशक्तियों के बीच, दो देशों के बीच वैचारिक मतभेद होता है। इसमें राजनीतिक अविश्वास, कूटनीति, जोड़ तोड़, सैनिक प्रतिस्पर्धा, जासूसी और कटुतापूर्ण संबंध पाए जाते हैं। तो यहाँ हम लोगों ने देखा शीत युद्ध के अर्थ को। अब देखना है कि शीत युद्ध की परिभाषा। ठीक, अब हम लोग देखेंगे शीत युद्ध की परिभाषा। शीत युद्ध की परिभाषा में सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शीत युद्ध की परिभाषा बताई है। इसमें कहा गया है पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार कि शीत युद्ध के संबंध में कि शीत युद्ध पुरातन शक्ति
संतुलन की अवधारणा का नया रूप है। यह दो विचारधाराओं का संघर्ष न होकर के दो भीमाकार शक्तियों का आपसी क्या है, संघर्ष है। अर्थात शीत युद्ध की परिभाषा को बताते हुए जवाहरलाल नेहरू ने बताया है कि इसमें शीत युद्ध पुरातन शक्ति संतुलन की अवधारणा का नया रूप है और यह दो विचारधाराओं का संघर्ष न होकर के दो भीमाकार शक्तियों का संघर्ष मानते हैं। इसके बाद से एक परिभाषा है जॉन फॉस्टर डसेल की। जॉन फॉस्टर डसेल की। इनके अनुसार कहा गया था कि शीत युद्ध नैतिक दृष्टि से धर्म युद्ध था, अच्छाइयों के लिए बुराइयों के विरुद्ध, सत्य के लिए गलतियों के विरुद्ध और धर्म प्राण लोगों के लिए नास्तिकों के विरुद्ध संघर्ष था। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि शीत युद्ध का अर्थ क्या होता है और इसकी परिभाषा कुछ विद्वानों के द्वारा। इसके बाद से हम लोग शीत युद्ध की प्रमुख लक्षण को देखेंगे कि वास्तव में शीत युद्ध के प्रमुख लक्षण कौन कौन से होते हैं। पहला लक्षण दिया हुआ है, शीत युद्ध दो सिद्धांतों का नहीं अपितु दो भीमाकार शक्तियों सोवियत संघ और अमेरिका का संघर्ष था। अभी मैंने आपको शुरू में ही बताया है, यदि आपसे पूछा जाए कि शीत युद्ध किन दो देशों के बीच था, शीत युद्ध किन दो महाशक्तियों के बीच था, तो शीत युद्ध दो महाशक्तियां सोवियत संघ और अमेरिका के बीच का संघर्ष था। इसके बाद से दूसरा जो लक्षण है वह है शीत युद्ध एक वाक युद्ध था। अभी मैंने बताया शीत युद्ध किसी भी रण क्षेत्र में लड़ा जाने वाला युद्ध नहीं है, बल्कि यह मानव मस्तिष्क के द्वारा लड़ा जाने वाला युद्ध था। इस प्रकार से यह एक वाक युद्ध था। एक देश एक शक्ति दूसरे महाशक्ति की हमेशा आलोचना में लगे रहते। इसके बाद से जो तीसरा है वह है शीत युद्ध में दोनों महाशक्तियां सैनिक संधियां प्रादेशिक संगठनों की स्थापना करके अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने में लगी थी। तो यहाँ पर शीत युद्ध का जो तीसरा लक्षण है इसमें कह रहा है कि दोनों महाशक्तियां सैनिक संधि अर्थात अपने आप को मजबूत करने के लिए दोनों महाशक्तियां अपने अपने अनुसार अपने अपने पक्ष में सैनिक संधियां कर रही थी, प्रादेशिक संगठनों का निर्माण कर रही थी। तो इस तरह से अपने आप की स्थिति को सुदृढ़ करने में लगी हुई थी कि एक महाशक्ति दूसरे महाशक्ति को हमेशा नीचा दिखा सके। चौथा है दोनों शिविरों के मध्य तनावपूर्ण संबंधों की स्थिति को शीत युद्ध कहा गया। तो इस तरह से कहा हमने अभी वैचारिक मतभेद को ही, तो यहाँ पर है तनावपूर्ण संबंधों को स्थिति को शीत युद्ध का क्या किया गया, नाम दिया गया था। और यहाँ है पांचवा कि यह गर्म युद्ध से भी क्या था, भयानक था, क्योंकि शीत युद्ध के दौरान इन दोनों महाशक्तियों के बीच में आपसी मतभेद की वजह से हमेशा इनका ध्यान अपनी सैनिक वृद्धि में अपनी सैन्य शक्ति को अधिक से अधिक मजबूत करने में लगी रहती थी और इनका ध्यान हमेशा एक दूसरे के प्रति लगा रहता था। इस तरह से इनका जो आंतरिक समस्याएं थी, आंतरिक जो विकास का कार्य था वह पूर्ण रूप से प्रभावित होता था और अपनी आंतरिक समस्याओं का ये समाधान ठीक ढंग से सही समय से नहीं कर पाते थे। तो इसीलिए कहा गया है कि यह गर्म युद्ध से भी क्या था, भयानक था और शीत युद्ध से ही
गर्म युद्ध आप समझ रहे होंगे, जिसमें मैंने अभी बताया है कि अस्त्र शस्त्र के माध्यम से जो किसी भी भूभाग पर लड़ा जाने वाला युद्ध होता है, इसी को गर्म युद्ध कहा जाता है। तो इस तरह से यह शीत युद्ध गर्म युद्ध से भी क्या था, भयानक था। तो ये था प्रमुख रूप से अभी मैंने जो आपको बताया है कि यह शीत युद्ध के प्रमुख लक्षण थे कि शीत युद्ध दो सिद्धांतों का नहीं, अभी दो भीमाकार शक्ति सोवियत संघ और अमेरिका का संघर्ष था। शीत युद्ध एक वाक युद्ध था। शीत युद्ध में दोनों महाशक्तियां सैनिक संधियां प्रादेशिक संगठनों की स्थापना करके अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने में लगी हुई थी। चौथा मैंने बताया कि दोनों शिविरों के मध्य तनावपूर्ण संबंधों की स्थिति को ही शीत युद्ध कहा गया है, और यह गर्म युद्ध से भी क्या होता है, भयानक होता है। तो ये था शीत युद्ध के प्रमुख लक्षण। इसके बाद से हम लोगों को देखना है कि शीत युद्ध के प्रमुख कारण क्या क्या थे। इसके संबंध में पहला है ऐतिहासिक कारण। ऐतिहासिक कारणों में प्रमुख रूप से उन्नीस सौ 17 की जो बोल्शेविक क्रांति थी उसको माना जाता है, क्योंकि बोल्शेविक क्रांति सोवियत संघ में उस समय 1917 में बोल्शेविक क्रांति चल रही थी, और यह बोल्शेविक क्रांति साम्यवाद की स्थापना पर जोर देती थी। इसलिए इसके विरुद्ध अमेरिका और ब्रिटेन जो साम्यवाद का क्या करते थे, घोर विरोध करते थे, उनको भय सता रहा था कि यदि सोवियत संघ में साम्यवाद की स्थापना हो जाती है तो आने वाले समय में यह प्रभाव हमारे यहाँ भी देखने को मिल सकता है, और धीरे धीरे यहाँ पर भी साम्यवाद की स्थापना हो जाएगी। और इस प्रकार से यह सोवियत संघ का विरोध करना शुरू कर दिए, उसको किसी न किसी रूप में कमजोर करने का प्रयास किया जाने लगा। ब्रिटेन ने सोवियत संघ को 1924 और अमेरिका ने उसे 1933 में ही मान्यता दी थी। पश्चिमी देश साम्यवादी रूस को नाजी जर्मनी की अपेक्षा अधिक आशंका की दृष्टि से देखते थे, और पश्चिमी देश हिटलर को सोवियत संघ पर आक्रमण करने के लिए क्या करते थे, प्रेरित करते थे। तो स्वाभाविक है कि जब किसी देश के विरुद्ध किसी देश को आक्रमण करने के लिए यदि कोई देश उकसा रहा है, उसको जो है कि हमेशा प्रेरित कर रहा है, तो उस देश के संबंध उस देश से अच्छे नहीं होंगे। तो इस तरह से यहाँ पर सोवियत संघ के द्वारा इन देशों के विरुद्ध जो संबंध थे वह धीरे धीरे खराब होते चले गए, और इस तरह से यह शीत युद्ध के प्रमुख कारण माने जाते हैं कि जर्मनी को सोवियत संघ के इस बोल्शेविक क्रांति को रोकने के लिए, उनके देश पर आक्रमण करने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन के द्वारा हमेशा उत्साहित किया जाता था, प्रेरित किया जाता था, जिसकी वजह से सोवियत संघ इन देशों से नाराज हो जाता है, और यहीं से शीत युद्ध की शुरुआत मानी जाती है, शीत युद्ध का प्रमुख कारण माना जाता है। दूसरा जो कारण था वह है द्वितीय मोर्चे का प्रश्न। अभी मैंने आपको बताया है कि अमेरिका के द्वारा,
ब्रिटेन के द्वारा जब जर्मनी को सोवियत संघ के विरुद्ध आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया जाने लगा, तो यहां से सोवियत संघ रुष्ट होता है। इसके साथ ही साथ द्वितीय मोर्चे का प्रश्न उठ करके सामने आता है कि सोवियत संघ अमेरिका, ब्रिटेन के साथ मिलकर के एक दूसरा मोर्चा खोलने की बात कर रहा था, क्योंकि जर्मनी के द्वारा अर्थात हिटलर के द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण किया जाने वाला था। तो इस प्रकार से द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी यह घटना घटित हुई थी कि जब हिटलर ने सोवियत संघ को भारी जन धन की क्षति पहुंचाई, तो सोवियत नेता स्टालिन ने मित्र राष्ट्रों से यूरोप में नाजी फौजों के विरुद्ध अर्थात जर्मनी के विरुद्ध एक अलग से मोर्चा खोलने का प्रयास किया था और इन देशों के साथ समझौता करके इस बात को रखा था। और अमेरिका तथा ब्रिटेन के द्वारा सोवियत संघ को आश्वासन भी दिया जाता है कि हाँ, हम आपके साथ हैं, हम आपका बिल्कुल सहयोग करने वाले हैं। लेकिन यह दोनों देश इस बात को केवल कहते रह गए और इनका साथ उन्होंने नहीं दिया था। और इस प्रकार से सोवियत संघ को लगा कि यह अमेरिका और ब्रिटेन दोनों हमारे साथ विश्वासघात कर रहे हैं, हमें जो है कि हमारी शक्ति को कमजोर करना चाह रहे हैं। और इस प्रकार से भी सोवियत संघ इन देशों से रुष्ट हो जाता है और यहीं से शीत युद्ध की शुरुआत मानी जाती है। द्वितीय मोर्चे का भी प्रश्न शीत युद्ध का प्रमुख कारण माना जाता है। इसके बाद से चूंकि जो ब्रिटेन था वह ब्रिटेन शक्ति संतुलन का समर्थक था, वह यह नहीं चाहता था कि कोई भी देश, कोई भी राष्ट्र अधिक शक्तिशाली हो। तो इस तरह से चाहे वो जर्मनी हो चाहे फ्रांस हो, जब यह फ्रांस का साथ दे रहा था उस समय भी इसने देखा कि फ्रांस की स्थिति बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगी, फिर धीरे धीरे ये जर्मनी का साथ देना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर भी यही स्थिति थी, इसने देखा कि सोवियत संघ की जो शक्ति है उसमें बहुत ज्यादा विस्तार हो रहा है, जिसकी वजह से यह कह करके भी सोवियत संघ का साथ नहीं दिए। इसके बाद से तीसरा जो कारण था वह है परमाणु बम के आविष्कार का प्रचार। परमाणु बम के आविष्कार का तात्पर्य यह है कि सभी देशों को परमाणु बम के आविष्कार के लिए रोका जा रहा था कि कोई भी देश परमाणु बम का आविष्कार ना करे। निशस्त्रीकरण का सब लोग पालन कर रहे थे, लेकिन अमेरिका के द्वारा परमाणु बम का आविष्कार किया गया और इस प्रकार से सोवियत संघ से इसका रहस्य जानबूझ करके गुप्त रखा गया। ब्रिटेन भी इससे पूरी तरह से परिचित था। संघ को इससे जबरदस्त सदमा पहुंचा और उसने इसे एक घोर विश्वासघात माना। उधर अमेरिका और ब्रिटेन को अणुबम के कारण यह अभिमान हो गया कि अब उन्हें सोवियत की सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है। अतएव इसका कारण भी दोनों पक्षों में क्या हो गया, मनमुटाव पैदा हो गया। तो इस तरह से अमेरिका परमाणु बम, ब्रिटेन परमाणु बम का आविष्कार करता है और यह बात जो है कि सोवियत संघ को पता नहीं चलती है, जिससे सोवियत संघ रुष्ट हो जाता है कि यह भी एक बहुत बड़ा विश्वासघात है कि परमाणु बम का आविष्कार इन देशों ने कर लिया, लेकिन यह बात हमें जानकारी नहीं हुई। और इन देशों को अंदर ही अंदर यह भावना भी उत्पन्न हो रही थी कि अब हमें किसी भी देश की आवश्यकता नहीं है, किसी भी प्रकार की सैनिक संधि की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब हमारे पास परमाणु बम हो गया है और हम अन्य देशों से
अधिक से अधिक शक्तिशाली हो गए। आप लोगों ने देखा है कि अमेरिका के द्वारा ही जापान के दो शहरों नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु बम को गिराया गया था। तो इस तरह से यहाँ पर परमाणु बम के आविष्कार को लेकर के, परमाणु बम के आविष्कार के प्रचार को लेकर के इन दो महाशक्तियों के बीच मतभेद उत्पन्न हो जाता है। सोवियत संघ को लगता है कि हमारे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात हुआ है और इन वैचारिक मतभेदों के कारण प्रमुख रूप से ये शीत युद्ध का कारण माना जाता है। उसके बाद से हम लोग देखेंगे चौथा कारण जो था वह है सोवियत संघ द्वारा अमेरिका की आलोचना। ऐसे आप लोग अपने दैनिक जीवन में, एक उदाहरण मैं बता दूं आपको कि कोई भी व्यक्ति आपसी विचारिक मतभेद के कारण देखते हैं कि उनमें मनमुटाव हो जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी यह भावना पाई गई कि सोवियत संघ हमेशा अमेरिका की आलोचना करता रहता था। विश्व मंच पर वह हमेशा अमेरिका को नीचा दिखाने का प्रयास करता था। यह भी एक शीत युद्ध का प्रमुख कारण माना जाता है। वह हमेशा अमेरिका को आलोचनात्मक टिप्पणियां किया करता था, जिसके वजह से यह शीत का कारण माना जाता है। इसके बाद से आता है पांचवा जो कारण है वह है बर्लिन की घेराबंदी की नीति। हो गया तो अभी तो है। बर्लिन की घेराबंदी की नीति। सोवियत संघ द्वारा कह रहा है कि लंदन प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए बर्लिन की नाकेबंदी कर ली गई थी और पश्चिमी देशों के द्वारा इसका विरोध किया गया था कि बर्लिन की घेराबंदी सोवियत संघ के द्वारा किया गया है, लेकिन यह इस घेराबंदी को समाप्त नहीं कर रहा था, वहां से अपनी सेना को नहीं हटा रहा था। फिर से इसकी शिकायत जो है कि राष्ट्र संघ में की जाती है और राष्ट्र संघ के प्रयास के जो है कि सोवियत संघ इस बर्लिन की घेराबंदी को समाप्त करता है, यहां से अपनी सेना वापस लेता है और यहां से फिर से सोवियत संघ रुष्ट हो जाता है और इस प्रकार से यहां पर शीत युद्ध में और ज्यादा जो है कि प्रभाव होता है और शीत युद्ध और तेज हो जाता है दोनों महाशक्तियों के बीच। तो बर्लिन की घेराबंदी भी शीत युद्ध के प्रमुख कारणों में से ये कारण माना जाता है। इसके बाद से मैं आपको बताना चाह रहा हूं अगला जो है वह है सोवियत संघ द्वारा वीटो का प्रयोग। यह वीटो को संबंध में आप जान रहे हैं कि राष्ट्र संघ के जो 5 अस्थायी सदस्य देश थे, 5 अस्थायी सदस्य देशों को वीटो का अधिकार मिला हुआ था। यह वीटो शक्ति का प्रयोग सोवियत संघ के द्वारा बार बार किया जाता था और इस तरह से अमेरिका हमेशा नाराज हो जाता था। जब कोई भी बात अमेरिका के पक्ष में होती थी, जिस प्रकार से उसका साक्षात उदाहरण आज के समय में आप देख सकते हैं कि अपने यहाँ भी अगर चाइना हमारा विरोध ना करे तो अब तक हमको कभी इस संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्थायी सदस्यता प्राप्त हो गई होती। सभी देश हमारे पक्ष में होते हैं, परंतु चाइना के द्वारा इसका विरोध कर दिया जाता है। उसी तरह उस समय अमेरिका के विरुद्ध सोवियत संघ भी बार बार वीटो पावर का उपयोग करता था और इस तरह से यहाँ पर दो महाशक्तियों के बीच विरोध उत्पन्न हो जाता था, दो महाशक्तियों के बीच वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो जाता था और यह भी शीत युद्ध का प्रमुख कारण माना जाता है। किसी भी प्रकार का कोई भी यदि मतदान होता था तो उसमें सोवियत संघ जो था वह अमेरिका के विरुद्ध ही रहता था। तो इस तरह से वीटो का प्रयोग बार बार उसके विरुद्ध करने से भी इन दो महाशक्तियों के बीच मतभेद उत्पन्न होता था और यह भी शीत युद्ध के प्रमुख कारणों में से एक कारण माना जाता है। इसके बाद से
अगला जो कारण है वह है शक्ति संघर्ष की राजनीति। शक्ति संघर्ष की राजनीति का तात्पर्य यह है कि चूंकि ये दोनों महाशक्तियां द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से उभर करके सामने आई थी, इन दोनों महाशक्तियों में आपसी संघर्ष बना रहता था। हमेशा सोवियत संघ या अमेरिका अपने आप को विश्व में सबसे अधिक शक्तिशाली साबित करने का प्रयास करते थे और इस तरह से दोनों देश महाशक्तियों के बीच शक्ति संघर्ष अपने चरम सीमा पर थी। और जब दो शक्तियां जब दो लोग इस तरह का विचार रखते हैं तो स्वाभाविक है कि उनके बीच मधुर संबंध स्थापित नहीं हो सकता है और इस तरह से यहाँ पर शीत युद्ध चल रहा था दोनों देशों के बीच। इसके बाद से आठवां कारण है सोवियत संघ की लैंड लीज है, ये लीज लिख दिया गया है, थोड़ा सा मिस्टेक है। लैंड लीज सहायता बंद किया जाना, अर्थात सोवियत संघ की लैंड लीज सहायता क्या कर दी गई, अमेरिका के द्वारा बंद कर दी गई थी। कुछ भूभाग लीज पर सोवियत संघ को प्राप्त था, लेकिन उसने उसको क्या कर दिया, उसकी सहायता करना बंद कर दिया। इसके बाद से अगला जो कारण है वह है भारत पाक युद्ध तथा शीत युद्ध। भारत पाक युद्ध में भी जब सोवियत संघ के द्वारा भारत का साथ दिया जाता है तो यहाँ पर अमेरिका उसके विरुद्ध अर्थात ये पाक का समर्थन करता है और यहाँ से भी यह प्रमुख रूप से दोनों देश दोनों देश के विरुद्ध आमने सामने हो जाते हैं, जो प्रमुख रूप से शीत युद्ध का कारण माना जाता है कि भारत पाक युद्ध में भी सोवियत संघ भारत का साथ दिया था और इस तरह से यहाँ पर अमेरिका भारत के विरुद्ध अर्थात पाक के साथ खड़ा हो गया था, पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया था। तो यहाँ से भी शीत युद्ध का ये प्रमुख कारण माना जाता है, क्योंकि समय कम है। इसके बाद से आता है U2 की घटना एवं शीत युद्ध का नवीनीकरण। अब देखेंगे, कहेंगे ये U2 क्या है, तो यह U2 एक विमान का नाम है और यह था अमेरिका का विमान और अमेरिका का यह U2 विमान सोवियत संघ में जासूसी का काम कर रहा था, जो शीत युद्ध का जो है कि फिर से एक नया मोड़ दे देता है। तो इस प्रकार से U2 की घटना को भी शीत युद्ध का एक प्रमुख कारण माना जाता है कि अमेरिका के द्वारा सोवियत संघ की प्रत्येक गतिविधि पर जासूसी की जा रही थी, जो शीत युद्ध का प्रमुख कारण माना जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि शीत युद्ध के प्रमुख कारण कौन कौन से थे। पहला है ऐतिहासिक कारण, दूसरा है द्वितीय मोर्चे का प्रश्न, तीसरा है परमाणु बम के आविष्कार का प्रचार, सोवियत संघ द्वारा अमेरिका की आलोचना, बर्लिन की घेराबंदी की नीति, छठा है सोवियत संघ द्वारा वीटो का प्रयोग, सातवां है शक्ति संघर्ष की राजनीति, आठवां है सोवियत संघ की लैंड लीज सहायता को बंद किया जाना, भारत पाक युद्ध तथा शीत युद्ध और U2 की घटना एवं शीत युद्ध का नवीनीकरण। इसके संबंध में कुछ प्रश्न है, देखते हैं उसको। समय भी आपका समाप्त होने वाला है। पहला प्रश्न है, शीत युद्ध शब्द से ध्वनित होता है, क्या ध्वनित होता है? वैचारिक घृणा, सैनिक प्रतिस्पर्धा, राजनीतिक अविश्वास, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर मुख्य रूप से हम देख सकते हैं कि शीत युद्ध जो होता है इससे वैचारिक घृणा भी उत्पन्न होती है, सैनिक प्रतिस्पर्धा भी होती है और राजनीतिक अविश्वास भी होता है। इसलिए चौथा ऑप्शन क्या होगा इसका सही। दूसरा है शीत युद्ध का प्रमुख कारण है, क्या कारण है? वैचारिक मतभेद, बर्लिन की नाकेबंदी या बर्लिन की घेराबंदी। ये ऑप्शन थोड़ा मिस्टेक हो गया। तो इस तरह से यहां पर भी है, जो चौथा ऑप्शन है सही है। तीसरा प्रश्न, शीत युद्ध का प्रमुख साधन है शक्ति, पूर्ण सह अस्तित्व, पंचशील के सिद्धांत, इसके बाद से है प्रचार और शांति और सुरक्षा। तो इसका तीसरा ऑप्शन जो है
प्रचार, यह क्या है, सही है। शीत युद्ध का प्रमुख जो साधन है वह क्या है, प्रचार है। यानी कि एक महाशक्ति दूसरी महाशक्ति का क्या करती है, प्रचार, उल्टा सीधा विचार करती है। तो यहाँ है। उसके बाद से चौथा जो प्रश्न है, U2 विमान का कांड किससे संबंधित है। अभी मैंने आपको बताया है कि U2 एक विमान का नाम था जो अमेरिका विमान थी और यह सोवियत संघ में जाकर के जासूसी करता था। तो यहाँ पर कह रहा है कि शीत युद्ध से, द्वितीय विश्व युद्ध से, निदान से, नौ शीत युद्ध से। तो यह जो था यह नौ शीत युद्ध से संबंधित था। इसके बाद से पांचवा है द्वितीय मोर्चे का प्रश्न, किसका एक कारण माना जाता है। तो द्वितीय मोर्चे का जो प्रश्न है वह शीत युद्ध का प्रमुख कारण माना जाता है।